हेलो गाइस, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग स्ट्रोक के डेफिनेशन, टीआईए ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और एबीसीडी टू स्कोर, देन स्ट्रोक के टाइप्स और क्लिनिकल फीचर्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक। तो एब्रप्ट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू वैस्कुलर काउज लास्टिंग ग्रेटर देन 24 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है। एब्रप्ट कहने का मतलब है कि अचानक हमारे ब्रेन के किसी भी हिस्से में, पेशेंट के ब्रेन के किसी भी हिस्से में अचानक कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा है, जिसके कारण साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे कि सीजर आना और किसी भी एक पार्ट का काम करना बंद कर देना, या फिर बहुत सारा वीकनेस, कन्फ्यूज़न, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। विज़न में प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम अगर 24 आवर्स से ज़्यादा रहता है तब इसको स्ट्रोक बोलेंगे। अगर 24 आवर्स से कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ठीक है। ये वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक होता है, ओके। तो ये जो होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ये टेम्पोररी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। टेम्पोररी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको कंप्लीट रिजोल्यूशन ना किया जाए तो फिर ये स्ट्रोक में बदल सकता है, ठीक है। लेकिन और इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स जैसे कि सीटी एमआरआई में देखेंगे कि नॉर्मल आएगा, इसका नॉर्मल सीटी एमआरआई आता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंस को देखेंगे, टीआईए और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। तो टीआईए लेस देन 24 आवर्स के लिए आता है, और फिर इसमें नॉर्मल इमेजिंग्स मतलब सीटी और एमआरआई नॉर्मल होते हैं, और स्ट्रोक जो है उसमें 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम के लिए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखा जाता है, और इसमें एबनॉर्मल सीटी स्कैन और एमआरआई फाइंडिंग्स होते हैं, ओके। देन है हमारा एबीसीडी टू स्कोर। एबीसीडी टू स्कोर क्या होता है? ये टीआईए ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को मेज़र करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से बताते हैं हम लोग कि इसको कितना रिस्क है, इसको कितना चांस है स्ट्रोक होने का, ठीक है। तो अगर किसी को बार बार स्ट्रोक आ रहा है और तो उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलेंगे, क्योंकि अगर 24 आवर्स से कम आ रहा है तो। लेकिन साथ में उसके और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर वो भी हो रहे हैं तो उसमें कुछ स्कोरिंग करते हैं हम लोग। उस स्कोर के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि इसको स्ट्रोक आ सकता है, इसका रिस्क कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग बताते हैं। तो एबीसीडी टू स्कोर में जो है, ए का मतलब होता है एज। अगर पेशेंट का एज 60 ईयर के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो उसको 1 पॉइंट देते हैं। बीपी अगर बढ़ा हुआ रहता है या फिर इक्वल है 140/90 mmHg के, तो उसको भी 1 पॉइंट देते हैं। सी से है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में अगर यूनिलेटरल आर्म वीकनेस है, आर्म वीकनेस अगर देखा जाता है तो उसमें 2 पॉइंट देते हैं, और स्पीच डिस्टर्बेंस भी है साथ में तो उसमें 1 पॉइंट देते हैं, ठीक है। और डी से होता है फिर देन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अगर 10 to 59 मिनट्स के लिए अगर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आता है तो उसको 1 पॉइंट देते हैं, और फिर अगर 60 मिनट से ज़्यादा के लिए या 60 मिनट्स के लिए आता है तो उसमें 2 पॉइंट्स देते हैं। देन एक और डी है जिसका मतलब होता है डायबिटीज़। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ प्रेजेंट है तो उसको 1 पॉइंट देते हैं। देन आगे हम लोग चलते हैं इंटरप्रिटेशन। अब इसमें कैसे मतलब समझते हैं कि स्कोर के बेसिस पे कि चांस कैसा है, नहीं है। तो अगर स्ट्रोक स्कोर जो है हमारा 6 या फिर 6 से ऊपर रहता है तो हाई चांस ऑफ स्ट्रोक का रहता है उस पेशेंट को, ठीक है। अगर कोई पेशेंट आया, उसको बार बार ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आ रहा है, और उसको ये सारे चीज़ में से आप स्कोरिंग करेंगे, जैसे एज, बीपी, क्लिनिकल फीचर्स, ड्यूरेशन और डायबिटीज़, ये सब में से आप अगर स्कोरिंग करेंगे अगर, तो उसमें आपको अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोरिंग होता है तो उसको हाई चांस ऑफ स्ट्रोक होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे कि एक 65 ईयर का पर्सन है, उसको हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है, और उसके आर्म में वीकनेस भी है। ये सब आपको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के साथ ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ड्यूरेशन 2 आवर्स, उसको जब ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आता है तो 2 आवर्स के लिए रहता है। तो आपका टोटल अगर काउंट करेंगे तो एज के हिसाब से 1 स्कोर दीजिएगा, हाइपरटेंशन के हिसाब से 1 स्कोर दीजिएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस के हिसाब से 1 स्कोर दीजिएगा, और उसके बाद आर्म वीकनेस का 2 स्कोर दीजिएगा, और ड्यूरेशन 2 आवर्स है तो उसका 2 स्कोर दीजिएगा। तो 2
टू 4 5 6 7 आपका स्कोर पूरा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 स्कोर है, 6 से ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क पे पेशेंट रहेगा। ठीक है, इसको स्ट्रोक आने का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा। देन हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक इस्चेमिक स्ट्रोक और एक हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक आपका 85% जो केसेस होते हैं वो इस्चेमिक अटैक के होते हैं, और 15% जो केसेस हैं वो हेमोरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। ठीक है, और इस्चेमिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन स्ट्रोक क्या होता है, कारण क्या होता है, और इसके भी टाइप हैं उसको देखते हैं। तो इस्चेमिक स्ट्रोक में मेनली आता है इम्बोलिक स्ट्रोक, थ्रम्बोटिक स्ट्रोक और लेक्यूनार स्ट्रोक। तो इम्बोलिक स्ट्रोक जैसे इम्बोलिज्म के कारण स्ट्रोक हो गया। इस्चीमिया, ये देखिए ये सारा इस्चीमिक स्ट्रोक के पार्ट्स हैं। तो इस्चीमिया मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन हो जाना, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है, या ब्लॉक हो गया है, तो उसके कारण वहाँ के टिश्यू सेल्स जो भी है डेथ होने लगेगा उसका, तो उसके कारण स्ट्रोक होगा। तो ये जो है इस्चीमिया क्यों होगा, कभी अगर इम्बोलिज्म के कारण हो गया तो उसको इम्बोलिक स्ट्रोक बोलेंगे, थ्रोम्बस के कारण हो गया थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बोलेंगे, उसी तरह लेक्यूनार स्ट्रोक भी होता है। ठीक है, देन होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर आपको जो स्ट्रोक देखने को मिलेगा, हेमोरेजिक का मतलब हुआ कि हेमरेज हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे इस्चीमिया हो रहा था, ब्लड जो है सप्लाई रुक गया था, और यहाँ पे हेमरेज होगा। तो हेमरेज क्यों होगा, उसके बेसिस पे कौन सा ब्लड वेसल्स का डैमेज होगा, उसके बेसिस पे फिर हेमरेजिक स्ट्रोक को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज या हेमेटोमा बोल सकते हैं, उसके बाद सब एरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक एक करके। हेमोरेजिक स्ट्रोक में एक एक करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें है ICH, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज जो होता है ये जो है सेरिब्रम के अंदर अगर हेमरेज होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूरल, तो ड्यूरामेटर से ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, उसमें अगर रप्चर हो जाता है, वो अगर वेसल्स वहाँ का मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर हो जाता है तो फिर उसके कारण वहाँ हेमरेज होगा, उसको बोलेंगे इंट्रा सेरिब्रल नहीं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या हेमेटोमा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब ड्यूरल हेमरेज। सब ड्यूरल हेमरेज मतलब सब ड्यूरल स्पेस में एक वेन होता है, ब्रीजिंग वेन। ठीक है, ब्रीजिंग वेन जो होता है उसमें अगर फट गया तो उसके कारण हेमरेज हो सकता है, जिसको बोलेंगे सब ड्यूरल हेमरेज। ये सब ड्यूरल हेमरेज जो है सब ड्यूरल स्पेस में, ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे वाले स्पेस में आपको इसमें हेमरेज दिखेगा। ठीक है, उसके बाद है सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो होता है वो पिया मेटर से ऊपर और एरेक्नॉइड मेटर से नीचे वाले स्पेस में हेमरेज होता है। ठीक है, इसमें जो मेन है ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विली, सर्कल ऑफ विली का जो ब्लड वेसल्स है इसमें रहता है। और उसमें जैसे कि एक सिंड्रोम होता है बेरिज सिंड्रोम, बेरिज सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में एन्यूरिज्म हो जाता है, सर्कल ऑफ विलिस के ब्लड वेसल्स में एन्यूरिज्म हो जाता है, और फिर वो एन्यूरिज्म फट जाता है। जैसे कभी हाइपरटेंशन होगा तो वह उसके कारण वो फट सकता है, तो फट जाएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ आपको हेमरेज दिखेगा। ठीक है, सब एरेक्नॉइडल हेमरेज। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग देखते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक को फिर डिटेल में। तो इसमें पहला है EDH। ठीक है, EDH तो इसका मतलब हुआ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। ठीक है, इसमें आपको जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स दिखेगा, जो आप CT और MRI करवाएंगे उसमें आपको दिखेगा बाइकनकेव या लेंटिकुलर शेप का बॉडी दिखेगा। हीमेटोमा जो है आपको बाइकनकेव शेप का दिखेगा। किस में दिखेगा, CT स्कैन और MRI वगैरह जो करवाइएगा उसमें दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में एक आर्टरी होता है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, उसी का रप्चर होने के कारण ये आपका एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं सब ड्यूरल हेमरेज पे। सब ड्यूरल हेमरेज में आपको क्रिसेंट शेप का आपको हीमेटोमा दिखेगा, और इसमें जो है रप्चर होता है ब्रिजिंग वेंस का। ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस में, ड्यूरामीटर से नीचे जो स्पेस है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। तो उसमें एक वेन होता है ब्रिजिंग वेन, जिसमें क्या होता है जो फट जाता है, हाइपरटेंशन ट्रॉमा किसी भी कारण से अगर फटेगा तो उसके उस स्पेस में आपको
जो है हेमरेज दिखेगा, ब्लड दिखेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सब ड्यूरल हेमरेज। उसके बाद आता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सब एरेक्नॉइड हेमरेज जो है, इसमें क्या होता है, एरेक्नॉइड स्पेस में, एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस होता है जिसमें कि सीएसएफ होता है, सर्किल ऑफ विली होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सर्किल ऑफ विली फट जाएगा और फिर जो है हेमरेज दिखेगा, तो वो सीएसएफ में भी जाएगा और मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सीएसएफ अगर टेस्ट कीजिएगा तो वो उसमें रेडिश अपीयरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं कि इसका फिर एक कंपैरिजन करते हैं। तो देखते हैं इसमें एसडीएच का और ईडीएच और एसएएच तीनों का मोस्ट कॉमन काउज क्या है, ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा के कारण तीनों में से कोई भी हैमरेज हो सकता है। और उसके बाद होता है एक हाइपरटेंशन, इसमें नहीं लिखा हुआ, हाइपरटेंशन के कारण भी तीनों में से किसी में हैमरेज हो सकता है। देन आता है आपका वेसल्स। वेसल्स जो इन्वॉल्व होता है एसडीएच में वो ब्रिजिंग वेन है, और ईडीएच में जो वेसल्स इन्वॉल्व होता है उसको मिडिल मेनिंजियल आर्टरी बोलते हैं, ये आर्टरी इन्वॉल्व होता है। और एसएएच में जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है उसको सर्कल ऑफ विलिस का होता है। बेरी एन्यूरिज्म होता है, वही रप्चर करता है, लेकिन ये बेरी एन्यूरिज्म सर्कल ऑफ विलिस में होता है, ठीक है। उसमें उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं सीटी स्कैन का जो फाइंडिंग होगा क्या आएगा। तो एसडीएच सब ड्यूरल हेमरेज में क्रिसेंट शेप का आपको बॉडी दिखेगा। उसके बाद ईडीएच एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में आपको बाइकनकेव या लेंटिकुलर शेप का आपको बॉडी दिखेगा। उसके बाद जो है इसमें एसएएच में ब्लड दिखेगा, ठीक है, ब्लड दिखेगा। मेनली आपका सीएसएफ जो निकालिएगा उसमें आपको ब्लड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग मोस्ट कॉमन काउज ऑफ रेड सीएसएफ। तो ये जो है रेड सीएसएफ का कुछ और भी काउज हो सकता है कभी कभी। ट्रॉमा, मतलब अगर कोई आदमी लंबर पंचर करके और सीएसएफ निकाल रहा है तो उसमें सीएसएफ में क्या हो सकता है, निकालते टाइम सही से सीएसएफ नहीं निकलेगा, सही से सीएसएफ नहीं निकाल पा रहा है तो उसको ट्रॉमा हो जाएगा, उसके कारण भी ब्लड आ सकता है। तो मतलब फॉल्स यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर अच्छे से लंबर पंचर नहीं किया जाए तो भी क्या होता है, ब्लड जो है उसमें सीएसएफ में आ सकता है। तो उसके बाद जो है एसडीएच में भी आपका एसडीएच में भी आपका जो है, एसडीएच नहीं, एसएएच में भी आपका जो है और ये रेड कलर का अपीयरेंस दिखेगा, रेडिश अपीयरेंस आपको ब्लड में ये सीएसएफ में दिखेगा, ठीक है। थैंक यू।